25 साल से लेके घूम रहा हूँ, कभी मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो गंगा जी बहा देना। आप अन्न का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, शिक्षा दान, कन्यादान, गोदान, पता नहीं कितने कितने दान करते हैं, ये सोच के कि हमारे को दान करने से हमारे को पुण्य मिलेगा और उसका फल मिलेगा, हमको मन की शांति मिलती है। आई एब्सोल्युटली एग्री। लेकिन अंग का दान कोई नहीं करता, जबकि जो माँ ने दिया आपको, समझ लो प्रकृति ने दिया, समाज ने दिया, पैसा आया दिया आपने, क्या बड़ी बात है, तो कोई भी कर देगा। मेरा डोनर कार्ड है, 25 साल से लेके घूम रहा हूँ। अपनी वाइफ को, बच्चों को बार बार कई बार समझाया, मैंने कहा लिसन, कभी मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मेरी बॉडी से 36 ऑर्गन्स रिट्रीव हो सकते हैं, जितने अच्छे हो वो निकाल लेना, और जो बाकी बॉडी बची हुई है वो मेडिकल स्टूडेंट को देना, उनको सीखने के लिए जरूरत पड़ती है। कुछ बच जाए तो गंगा जी बहा देना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। साइकिल की छोटी सी कंपनी ने कैसे आज ये विशाल रूप तैयार कर लिया। एवरो इंडिया लिमिटेड का विजन क्या है? बच्चे क्या आपके इस बिजनेस में आपका सपोर्ट करते हैं? नवयुवा हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है। स्टार्टअप्स उन्होंने स्टार्ट किया है लेकिन वो सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको एक छोटा मैसेज आप क्या कहना चाहें, क्या देना चाहें? गुरु मंत्र में उतने भी दे दूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो अड्डा के नए पॉडकास्ट में। द रेडियो अड्डा शो में आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ। और आज की कड़ी में फिर से एक महान हस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। लेकिन एक बार हम अपने स्टूडियो में, अपने शो में आपसे रूबरू करवाएंगे, जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य, ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए मिलते हैं एवरो इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन, फाउंडर, सीईओ, जो भी कहें, आज सर्वे सर्वा वही हैं, मिस्टर सुशील अग्रवाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। तो सर, आपकी कहानी, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। बहुत सारे लोग जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और सीख भी रहे हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपकी जो पुरानी जर्नी है, जहाँ से आपने शुरुआत की, एक साइकिल की छोटी सी कंपनी ने कैसे आज ये विशाल रूप तैयार कर लिया, उसकी एक छोटी सी कहानी आपकी ज़ुबानी, कैसे शुरुआत हुई सर? थैंक यू दिलीप जी। ये नहीं क्या है, पुरानी यादों के तार धीरे धीरे जब मैं खोलूँगा या परत खोलूँगा जी, तो बहुत इमोशनल फीलिंग आती है। जी, मैंने 1961 में दिल्ली में जन्म लिया था, जी, एक छोटे से गरीब परिवार में, और मान के चले कि अपने बेसिक सुविधा जो थी, छोटी मोटी जो होती है एक आम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पास या लोअर इनकम क्लास फैमिली के पास, वो छोटी मोटी हमारे पास थी। हाँ, ये भी नहीं था कि साइकिल थी, साइकिल भी नहीं था, तो आप समझ सकते क्या रहा होगा। वहाँ से शुरुआत करी। पिताजी बहुत मेहनती थे, जी, बाइसाइकिल पार्ट्स बेचते थे, तो हमने भी पार्ट्स बेचना शुरू किया। धीरे धीरे, मैं तो बहुत छोटी उम्र में, व्हेन आई वाज ओनली 12, मैं 65 हो चुका हूँ, करीब 52-53 साल से ज़्यादा मुझे काम करते हो गया। जी, तो जब तक मैं होश संभालता, एट द एज ऑफ 12-13, हमारे पिताजी फॉर सम रीज़न दिल्ली सब कुछ छोड़ छाड़ करके, कुछ हमारे बड़े ब्रदर थे, कुछ कल में उनके वो एक्सपायर हो गए, तो उससे पिताजी मम्मी बहुत दुखी हो गए, बोले कि हमें यहाँ नहीं रहना है, तो बैंगलोर चले गए। बैंगलोर जाने के बाद में हम छोटे छोटे थे, तो पिताजी को सुबह शाम मेहनत करते देखते थे, इकल्ले थे, बहुत परेशान थे। तो हमें लगा कि भी हमें भी साथ देना चाहिए। साथ साथ में ये कि हमारी अपनी फाइनेंशियल नीड्स भी थी, नेसेसिटीज भी थी। तो ये नहीं कि स्कूल जो था वो तो सिर्फ नाम मात्र के लिए था कि स्कूल जाना है, ये करना है। तो हमने छोटी शुरुआत जब करी तो उससे मान के चलेगा कि अपने कंधे पे माल ढोना, 100 किलो की पेटियाँ उठाना, अपने आप बैगों को सिलाई कर करके उसे माल पैक करना, पेटियाँ ठोकना, इसके अलावा स्कूटर माल छोड़ के आना, लगेज की ऑटो रिक्शा चलाना जो आजकल आप देखते हैं, लगेज की टेम्पो वैन चलाना, बैलगाड़ी चलाना, वो सब काम किए जो 200 रुपये का आदमी एक महीने का करता था, क्योंकि ज़रूरत थी। वहाँ से करते करते बस ज़िंदगी में एक ही बात रही दिलीप जी, मैंने एक सोचा, या मैंने रादर महसूस किया, समझा कि मेरे पास तो किताबें भी नहीं होती, तो हम किताबें भाड़े पे लेके आते थे, पढ़ते थे, वापस दे आते थे। और उसके बाद में जैसे साइकिल नहीं थी तो साइकिल भाड़े पे लाते थे, चला के वापस दे आते थे। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी है हमारे साथ जीवन चल रहा है, थोड़ा मैं प्रोग्रेसिव का नेचर का था, और थोड़ा सा दिल में ना कुछ कसक थी, गुस्सा सा, एक नाराज़गी थी कि यार मैं सोचता था चलो भाई ठीक है, मैं गरीबी है मेरे पास, और मैंने महसूस किया दिलीप जी, गरीब होना एक श्राप है, गरीबी एक गाली है।
मतलब आप ये मान के चलो कि कोई आप अच्छी बात भी कह रहे हैं ना, तो लोग सोचते हैं ये तो झल्ला है, कुछ ही बोलता है, इसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही बात अगर जो कोई बड़ा कुछ भी कह दिया नाप शनाप, तो लोग दबाव क्या बात कही है, क्योंकि वो बैकग्राउंड जिसका आ रहा है ना, उसको कोई वैल्यू नहीं देता। तो मैंने दिल में प्रण बनाया दिलीप जी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। तो जब मैंने छोटी सी उम्र में काम करने की कोशिश की तो पढ़ाई सफ़र करने लग गई। अभी ना घर के ना घाट के, तो करते करते 10वीं क्लास बड़ी मुश्किल से पास की। फिर एक से ऐसा आया कि 12वीं करनी थी, तो पिताजी बोले बस अब कुछ नहीं, अभी सिर्फ काम धंधे पे ध्यान दो, एडमिशन नहीं कराएंगे। हमने किसी को रिक्वेस्ट की कि हमारे पिताजी को समझाएं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जैसे तैसे मान मून के बोला चलो एक काम करते एडमिशन करा देते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि अपने अंदर था एक जज्बा था, तो मैंने पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश की। मैं सिर्फ 12वीं क्लास ही पढ़ पाया। मैंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, लेकिन मैं एक पूरे साल कॉलेज ही नहीं गया, क्योंकि अपना प्रेशर इतना था, फिर लगा कि अब पढ़ाई करने जैसी हिम्मत है नहीं। तो जब वहाँ से शुरुआत की ना दिलीप जी, तो हर छोटी छोटी सुविधा के लिए, जैसे मैंने आपको कहा साइकिल नहीं थी, साइकिल खरीदी सेकंड हैंड, मोटरसाइकिल खरीदी तो सेकंड हैंड, कार खरीदी तो सेकंड हैंड। दिल में अपने अरमान जो थे ना, वो सिर्फ अपनी जितनी इनकम थी वहीं तक सीमित करके रख दिया। लेकिन एक स्टेज जब आने लग गई कि लगा कि हाँ अभी काम करना है, तो मेरे दिल में मैंने प्रण बना लिया कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सब पाना ही है। और आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको खुशी का बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी से भारत की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक से लिस्टेड भी है, जिसकी करीब 200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है। मैं उस कंपनी का चेयरमैन हूँ। हमारे 4 प्लांट हैं। मेरे पास भारत की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भी है, जो आने वाले वक्त में देश का तो कल्याण करेगी, विश्व के लिए देश का, भारत को रिप्रेजेंट करेगी। एवरो इंडिया लिमिटेड, एवरो रिसाइकल लिमिटेड, जिसको मैं चला रहा हूँ। क्या बात है, सुपर सर। विज़न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन विज़न से पहले हम जानना ये चाहेंगे कि एवरो नाम आपको किसने सजेस्ट किया? आपने खुद रखा या फिर किसी फैमिली मेम्बर ने आपको सजेस्ट किया? नहीं दिलीप जी, कहते हैं लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है जी, व्हाट्स इन अ नेम, क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है। बिल्कुल। हमारी कंपनी का नाम था A1, AVON, अच्छा। A1 मोल्ड प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। फिर हमने जब लिस्टिंग कराई तो उसको रख दिया A1 मोल्ड प्लास्ट लिमिटेड। फिर सम रीजंस के लिए हमारा A1 साइकिल्स वालों के साथ में तो लिटिगेशन हुआ। उन्होंने कहा जी ये हमारा ब्रांड नेम है, जबकि हमारे नाम ब्रांड नेम रजिस्टर्ड था हमारे पास। एक तो होता ना कि मेरे पास ट्रेडमार्क है ही नहीं, मैं आपको यूज़ कर रहा तो फिर गलत हो जाएगा। मेरे पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था। बस हमने जब जीतने लग गए, हम हाईकोर्ट में भी चले गए, फिर हमने महसूस किया कि ये इतने ऑब्सेस्ड इस बात के बारे में कि मैं हाईकोर्ट में भी जीत जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और उनके पास बहुत बड़ी बैंडविड्थ थी, जैसे कहते हैं किसी डेप्थ तक। उन्होंने एक बात बोली थी, मैं मर भी जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको ब्रांड नेम लेने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। बोला मैं किसी हद तक भी जाऊंगा, अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन आपसे ब्रांड नेम लेकर आऊँगा। तब मुझे लगा कि भाई हमारी इतनी बैंडविड्थ नहीं है, हमारे पास इतनी औकात नहीं है। फिर हमने कहा चलो लेट्स गिव अप, नो प्रॉब्लम। मेरे पास आज भी है, मेरे पास राइट है आज भी यूज़ करने का, मैं उसको यूज़ करता हूँ कभी कभी जहाँ जरूरत पड़ती है। तो फिर बाद में हम लोगों ने डिसीजन लिया कि चलो कुछ नाम वैसा ही होना चाहिए जो 4 शब्दों का। तो फिर हमें कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि ट्रेडमार्क का बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होता है। तो फिर हमने एवरो के बोले AV, एटलीस्ट वो 2 शब्द तो आ गए, और आगे का RO या ON के अंदर थोड़ा सा बदलाव करके O भी बीच में आ गया, एक आधा शब्द का हेर फेर हुआ। हमने कहा थोड़ा रिकॉल वैल्यू बन जाएगी, तो कोशिश की। मुझे खुशी हो रही है दिलीप जी ये बात कहते हुए, मैंने 1 जनवरी 2019 को डिसीजन लिया, क्योंकि उससे पहले मैं उनको हर बिजनेस के अपने टर्नओवर के ऊपर उनको इनकम दे रहा था। मैंने डिसीजन लिया ये नहीं चलेगा। अच्छा। मेरे पास 30,000 डीलर का नेटवर्क है पूरे भारत में, और मैं प्रैक्टिकली हर आदमी से मिल चुका हूँ। तो मैंने सोचा मेरे को सब जानते हैं और उन्होंने मेरा माल बेचना है, जो मैं माल बना के दे रहा था वो माल में कोई कतौही है, कोई कमाई नहीं आ रही है। तो मैंने रातों रात क्या किया दिलीप जी, ये बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, और ये मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को ब्रांड कैसे बना सकते हैं। मैंने रातों रात अपने खुद की फोटोग्राफ टैग बनाई और हर प्रोडक्ट पे वो टैग चिपका दिया, मतलब उसको धागे से बांध दिया, और पूरे प्रोडक्ट पे लगा करके मैंने जनवरी में जिस दिन एक ही रातों रात डिसीजन लिया कि कल सवेरे से हमारा ब्रांड नेम एवरो होगा, और उसके नाम से भेजना शुरू किया। मैंने उस दिन उस महीने में अपनी लाइफ का रिकॉर्ड हाईएस्ट बिजनेस किया। क्या बात। लोगों ने कहा सर आप है ना, बस काफ़ी है, हमें नहीं फर्क पड़ता कौन किससे कहाँ माल आए, कोई बात नहीं, कोई और बना के देता। आप अगर जो कंपनी का मालिक नहीं होता कोई और होता तब भी तो देता, तो ये देता ना, तो इसमें क्या पड़ता, माल तो वही है ना, ब्रांड नेम बदलने से क्या होता है। और उसी समय उस जनवरी में मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, मार्च में मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, और अक्टूबर में अपने लाइफ टाइम का हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेक किया नए ब्रांड नेम के साथ।
यानी एवरो जनवरी में आपने किया, मार्च जी में? जी जनवरी में शुरू की एवरो की शुरुआत, हाँ। रिकॉर्ड ब्रेक किया, लाइफ में कभी इतना बिजनेस नहीं जी। किया। मार्च में उस रिकॉर्ड का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया। ओह, फिर अक्टूबर में उन सारे रिकॉर्डों को रिकॉर्ड ब्रेक किया कि इतनी हाईएस्ट बिजनेस किया कभी सोचा ही नहीं। तब हमारी पूरी की पूरी कंपनी के अंदर लोग ऐसा सोचने लगे थे हमारे यहाँ कि बस ये तो डूब जाने वाली है, इसके पास कुछ बचा नहीं है और ये सब तो खत्म हो जाएगा। जी। जब उन्हें देखा कि माय गॉड पूरे भारत के अंदर एक तहलका मचा हुआ, एक रेवोल्यूशन सा आ गया है और लोग फेस वैल्यू को ट्रस्ट कर रहे, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत सालों तक हर कैटलॉग पे, हर प्रोडक्ट पे, जैसे मैंने कहा, मेरी फोटो छपती रही। फिर एक चीज आगे मुझे थोड़ी शर्म भी आती थी कि ये लोग क्या सोचेंगे। फिर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने सोनू सूद जी को लिया। जी। वो तो कहते हैं देश के एक तरह से भगवान हैं। कोविड के टाइम में जो उन्होंने किया, मैं नहीं समझता किसी ने किया होगा। उनके आने के बाद मुझे लगा कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, यानी कि अपनी पब्लिसिटी पीछे हट जाना चाहिए, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और आज वो हमारे सब जगह कैटलॉग पे, प्रोडक्ट पे, हर जगह छाए हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सोनू सूद आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू और भी उससे बढ़ गई। तो सर, एवरो इंडिया लिमिटेड का विज़न क्या है? मतलब आपका आने वाले 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? थैंक यू दिलीप जी। ये जो आप बातें पूछ रहे हैं ना, शायद मैं कभी अपनी वाइफ से या बच्चों से भी बातचीत ना कर पाऊँ, क्योंकि उनको लगेगा पापा तो रोज ही बोलते हैं। जी। तो आप जो पूछ रहे हैं तो सडनली मेरे दिमाग में एक, कहते ना, एक तरंग सी आती है, ओ माय गॉड क्या कर रहा हूँ। हम जितने ईमानदारी और मेहनत के साथ 23 सालों से लगातार लगे हुए काम कर रहे हैं, हमने जितनी बड़ी प्लास्टिक की फर्नीचर रेंज आज बना दी है। हम भारत की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी है जो 20,000 पीस फर्नीचर पर डे का बनाता है। और अभी आने वाले वक्त में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं, जहां हम रोज का मतलब मान के चलिए 50 से 60 लाख पीस हम लोग सालाना बनाना शुरू कर देंगे। और उसके हिसाब से पूरे भारत के अंदर करीब 24 स्टेट में 30,000 डीलर नेटवर्क के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। 8,000 पिन कोड पर सर्विस देता हूँ। मेरे प्रोडक्ट के प्राइस 40% नेशनल ब्रांड से चीपर हैं। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिनिमम 10% होलसेल में कमाते हैं, 40% रिटेल में कमाते हैं। मेरी कंपनी पहली कंपनी है जिसने 3 साल की गारंटी की शुरुआत करी अपने प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मुझे भरोसा था, वो भी 1 पैसा बढ़ाए बिना। इसके अलावा पहली कंपनी भारत के अंदर है जिसने कि 100% मनी बैक गारंटी का वायदा किया है। मैं नहीं चाहता कि कस्टमर जो सामान लेके जाए, अगर उसको चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो फिर भी थोपा जाए, नहीं आपको लेनी पड़ेगी। नहीं, चिंता मत कीजिए, आपका हक है, आपने पैसा खर्च किया था, आप पैसा वापस चाहे पैसा ले सकते हैं, सामान चाहिए सामान ले सकते हैं। इस प्रकार की शुरुआत हमने करी है। भारत की सबसे बड़ी रेंज हमारे पास है। मोर देन 25 से ज़्यादा डिज़ाइन हमारे पास रजिस्टर्ड है जो हमने खुद अपने आप बनाए हैं। मेरे डिज़ाइंस को पैन इंडिया, आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर लोग फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। इंडिया में हमने कई लोगों के इसमें केस भी किया, लेकिन यहाँ पर IP राइट्स थोड़े पुअर हैं, तो इसलिए लोगों ने बोला छोड़ो यार, देखा जाएगा, जो होगा लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। और वो चल रही है, कोर्ट में लिटिगेशन चल रही है, बट इन एनी केस ठीक है, हम अपनी जगह खुश हैं और बहुत संतुष्ट से हैं। और हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलरों को जितने सम्मान पूर्वक उनको हर तरह से सेकेंडरी सेल्स करा के, प्राइमरी सेल्स करा करके उनको सपोर्ट किया, क्रेडिट पे माल भी दिया। और आज मैं वापस फिर एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ दिलीप जी, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पहली बार ये बात बताने जा रहा हूँ कि भारतवर्ष में जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अगर जो आपके पास पैसा नहीं हो, आप जहाँ से भी आते हो, मुझे फर्क शहर से, गांव से, मेट्रो सिटी से, कहीं से भी, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पढ़े हैं, लिखे, आई डोंट केयर, पैसा नहीं है, चिंता मत करो, आपकी नीयत देखनी है मुझे, आपका पैसा नहीं देखना है। क्या बात। आप आइए मेरे साथ जुड़िएगा, मैं आपको माल क्रेडिट पे दूंगा, सिखाऊंगा, ट्रेन करूंगा। हमारा लड़का आके आपके साथ में डीलरशिप नेटवर्क बनाएगा, आपके हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीटिंग करेंगे, आपके बिजनेस को बढ़ोतरी करने, 4 चंद लगाने में कमी नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ा वरदान बताता हूँ दिलीप जी, जो ये बताना बहुत जरूरी है, ये मुझे नहीं पता था, मुझे लोगों ने बताया। जहाँ हमारी कंपनी का प्रोडक्ट आ जाता है तो शायद पता नहीं क्या हमारे पास माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का कुछ आशीर्वाद है, तो उस दुकान के अंदर दुनिया भर के सारे ब्रांड आ जाते हैं। वो पता क्या बोलते हैं, एवरो है ना, अगर जो इसने एवरो ने इसको माल दिया तो सोच समझ के दिया होगा, बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, इसको माल दे दो। तो रात जहाँ मुझे मेरे फर्नीचर की शुरुआत करी, मालूम पड़ा स्टील अलमीरा वाले भी आ गए, वुडन अलमीरा वाले आ गए, मैट्रेस वाले आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सारी जुड़ गई। तो कहते ना, वो इतना बड़ा कुनबान का बन जाता है, इतना बड़ा बिजनेस बन जाता है, वो रातों रात चलने लग जाते हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है। क्या बात है, क्रेडिबिलिटी पे सारी चीज़ें हो रही, बहुत बढ़िया सर। तो आपका जो कंपनी है, ये ऑल ओवर इंडिया में इसकी कितनी लगभग अभी तक रिटेल शॉप्स हैं इसकी? जैसे मैंने बताया दिलीप जी, 30,000 डीलर का मिनिमम नेटवर्क मेरे पास है। 30,000? हाँ जी, पैन इंडिया। और 8,000 पिन कोड पे मैं सर्विस देता हूँ। करीब 15-16 हज़ार, 18,000 पिन कोड होंगे पूरे भारत के अंदर, 8,000 पिन कोड।
फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, इस पे प्रैक्टिकली हम लोग बहुत सारी कैटेगरीज में नंबर 1 है। जी। बिग बॉक्स स्टोर, जियो, मीशो, स्पार, मेट्रो, हाइपरमार्ट, इसमें भी बिकता है, जेम के थ्रू भी बिकता है। जी। और आपके मान लीजिए आप अगर जो श्रीनगर जाएंगे तो वहाँ भी आपको माल मिल जाएगा। बाबा बर्फानी बाबा पे वहाँ भी मिल जाएगा, माता वैष्णो तो ही मिल जाएगा। आप केरला में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, तमिलनाडु के चेन्नई के किसी गांव में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा, असम में मिल जाएगा, भुज में मिल जाएगा। ऐसा कोई शहर हमने प्रैक्टिकली नहीं छोड़ा है जहां हम माल ना दे पाए हो, नहीं दे रहे हो। और हम तेजी से एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो मेरे पास भारत की सबसे बड़ी रेंज है, और इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट के डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल, क्वालिटेटिव, एस्थेटिकली बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे प्रोडक्ट को लेने के बाद में इंसान कभी भी लॉस जिंदगी में नहीं कर सकता। और मेरी नॉलेज में ऐसा कोई है नहीं जिसने हमसे जुड़ के कभी ये कहा हो कि सर हमें काम में नुकसान हो गया। और ऐसी कोई बात है तो आज की डेट में मैं वादा करता हूँ, किसी के पास अगर जो एवरो का कोई माल चाहे 2 साल पुराना, 10 साल पुराना भी पड़ा और उनको लगता है कि लायबिलिटी है, वापस दे दो मुझे, मैं आपको पैसा आज भी देने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी और को तकलीफ आए। तो हमारी कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में इस खुशहाली को, बढ़ोतरी को हम तेजी से प्रगति में समाज के कल्याण के काम के लिए लेके आए। जहां लोगों के पास बिजनेस वगैरह नहीं है उनको पहचानने की कोशिश करें। ये हमारी कोशिश है जो हम आपके थ्रू पहचाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया विजन है सर, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। ऐसा कोई, ये तो आत्मा से निकली आवाज़, ये तो कोई बिजनेसमैन तो बोल ही नहीं सकता। तो जो आप कह रहे हैं वो बिजनेसमैन नहीं बोल रहा है, आप कनेक्ट हैं लोगों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी जनता के साथ, तो आप वो चीज़ दिल से बोल रहे हैं। तो और बहुत अच्छी बातें आपने कही, और ये बातें पहुंचनी चाहिए पॉडकास्ट के माध्यम से, और बहुत सारे लोग सामने आएंगे जो जुड़ेंगे आपके साथ। तो सर, जब आपने शुरुआत करी अपने इस बिज़नेस की, तो उसके बीच में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आए जिनको आपको कठिनाइयाँ आई, जिससे आप थोड़ा सा डगमगाए और फिर आपने फिर शुरुआत करी और आप यहाँ पे हैं? दिलीप जी, गरीब होना श्राप है, जी। और गरीबी सबसे बड़ी गाली है। उसकी कोई नहीं सुनता। वो गुहार लगा सकता है, हाथ जोड़ के विनती कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर कभी नहीं दे सकता। और उसमें विनतियाँ जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होती हैं। लोग उसको ना दया की भीख देते हैं, दया की भीख, उसके ऊपर एहसान नहीं करते, और ये सोच के करते हैं वाह चल दे दिया, चल फेंक दिया, कुछ टुकड़े इसकी तरफ फेंक दिए, या कुछ चवनियाँ फेंक दी इसकी तरफ। इस प्रकार का व्यवहार इंसान का लोगों का होता है। जब हम बिजनेस कर रहे थे, हमारे पास पैसे की बहुत बहुत भयंकर शॉर्टेज थी। पिताजी ने मुश्किल से 15,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया था, और हमें मालूम है, मुझे याद है, 1 लाख रुपए का बैंक से लोन लेने के लिए हम तरस गए। हमारी जूते घिस गए, चप्पलें घिस गई, हम उनको समझा नहीं पाए। वो बोले जी आपका कुछ है ही नहीं, कोलैटरल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हम आपको ऊपर कैसा भरोसा करें। तो बैंक ने पैसा रिफ्यूज़ कर दिया। फिर हमारे पिताजी के एक अच्छे मित्र थे, गुजराती थे, बहुत प्यार करते थे, इज्जत करते थे। उन्होंने बोला यार, मेरे पिताजी का नाम धर्मचंद बंसल, हम बंसल हैं, मैं सुशील अग्रवाल लिखता हूँ। तो बोले यार धर्मचंद ना एक सीधा साधा आदमी है, मेहनती है, शरीफ है, मैं इसको पैसे दूंगा। उन्होंने हमें 1 लाख रुपए दिया। उस 1 लाख रुपए से हम हर महीने उनको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट देते थे, और उस 1 लाख रुपए से धीरे धीरे हमने काम की शुरुआत करी। करते करते मान के चलेगा दिलीप जी, हम पूरे साल जब मेहनत करते थे, हम जैसे मेरे पिताजी, मैं, मेरा बड़ा भाई 1 साल मेरे से बड़ा है, और एक छोटा भाई, इसके अलावा हमारे मामा जी और एक हमारे गांव से कोई आए थे। 5-7 लोग हम मिल करके पूरे साल में 30-35 हज़ार रुपये की मुश्किल से कमाई कर पाते थे। और ये रहता था कि भी जिंदगी कैसे भी जी ले, कैसे भी कमा ले, कैसे भी कुछ आगे बढ़ जाए। आंखों में ना एक जैसे एक प्यास रहती थी, तरस रहती थी, कैसे कमाई आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे क्या करना चाहिए। ऐसे करते करते जब मैंने ज़िंदगी की शुरुआत करी ना दिलीप जी, तो मैं जानता हूँ कि भी हर कदम पे इंसान डगमगाता है। हर कदम पे जब उसको ना लड़ना पड़ता है, एक तो लड़ना पड़ रहा है आपको जिंदगी जीने के लिए, एक जीविका जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है, फिर परिवारों के साथ साथ में इधर का उधर की आपकी सोशल रिप्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती है। क्या क्या चीज़ से इंसान लड़ेगा, एक समय जाके टूट जाता है। और मैं भी टूटा हूँ, एक बार नहीं, मैं कई बार फेल हुआ हूँ। और आज आपको बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से दिलीप जी, मुझे इस बात से ना कोई इल्म नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं मान के चलता हूँ भगवान ने मुझे जैसे पैदा किया, मुझे मेरे समाज ने, देश ने दिया ना, आज अगर जो भी मेरे पास है मेरा नहीं है, मेरे समाज ने दिया, तो इसका मेरा फर्ज बनता है कि मैं दे के जाऊँ। और अब मान के चलिएगा, सॉरी मैं भूल गया एकदम कुछ बात, सो सॉरी, फ्लो बोलते बोलते मैं कुछ सोच रहा था, कुछ बात भूल गया। तो मन में इच्छा यही है कि भी जो अपने पास आज जो लेटेस्ट से काम है, और अगर जो कोई गरीब है, अगर जो मेरे को कल पहले किसी ने सपोर्ट किया था, चाहे मार्गदर्शन दिया, चाहे उंगली पकड़ी, चाहे हाथ पकड़ा, चाहे पैसा दिया, तो तभी तो मैं आगे बढ़ा। आज मेरा फर्ज बनता है मैं समाज को देके जाऊं। देश का कर्जा है, और मेरा फर्ज है
कि देश के लिए काम करूँ, वो मैं कर रहा हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो सर जैसा कि आपने जो स्ट्रगल किया है, अभी आपके बच्चों के लिए वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि आपके पिता ने जो स्ट्रगल किया था वो आपने देखा था, वो आपने कंप्लीट वो भरपाई कर दी। अब बच्चों के लिए वो चीज़ें नहीं, तो बच्चे क्या आपके इस बिज़नेस में आपका सपोर्ट करते हैं? थैंक यू दिलीप जी। क्या हुआ, उन्होंने देखा कि पापा हर रोज़ काम करते हैं जी। आज भी हर संडे भी मैं 8 बजे फैक्ट्री जाके बैठ जाता हूँ। 8 बजे कोई स्टाफ भी नहीं आया होता तब मैं जाके बैठ जाता हूँ। 365 दिन काम करता हूँ। दिवाली वाले दिन भी पूजा चलती रहती है, मैं लोगों से बात कर रहा होता, काम कर रहा होता। तो उन्होंने देखा कि पापा ने जब से होश संभाला, और उन्होंने जब से होश संभाला उन्होंने देखा कि पापा ने काम के लिए कुछ किया ही नहीं। काहे कि छुट्टी कौन क्या, मुझे तो एक टाइम ये भी नहीं पता था। मैं एक बार स्कूल चला गया तो मैंने टीचर से कहा कि मेरे को अपनी बेटी से मिलना है। तो बोला आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैंने तो पता ही नहीं। तो टीचर शॉक्ड हो गई, आपकी बेटी है? मैंने हाँ। बोला ऐसे कैसे होता, मैंने आज तक ऐसा बाप देखा ही नहीं जो अपनी बेटी की क्लास नहीं जानता। मैंने कहा 3 बच्चे हैं, पता नहीं हर बार नई नई क्लास आ जाती है, दिमाग सुधर गया। सो जस्ट इमेजिन कि मैंने बच्चों के प्रति, जैसे आई एम श्योर उनको प्यार तो मैं करता नो डाउट, लेकिन काम में इतना मशगूल था, इतना बिजी था कि मैं उनकी तरफ ये ध्यान नहीं दे पाया। एंड हैट्स ऑफ टू माय वाइफ, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। आज मैं जो भी हूँ, कहते हैं हर स्त्री का हाथ होता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हर इंसान के पीछे स्त्री का हाथ ही है, चाहे माँ का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बेटी का हो। पहले मेरी माँ मुझे प्यार करती थी, फिर मेरी वाइफ मुझे प्यार करती थी, आज मेरी बेटी मेरे माँ के रूप में आकर के मेरे को प्यार करती है, गाइड करती है। वो मेरी इस समय सलाहकार है, मेरी गुरु है। क्या बात कर। तो यानी कि आपके बिजनेस में हेल्प करवा रही हो वो ना मेरे को जीवन में बिजनेस की हेल्प से ज़्यादा ना दिलीप जी, वो मुझे जीवन में ऐसे से मार्गदर्शन देती है। बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। मतलब उनके 4 DPS स्कूल्स हैं। मुझे नहीं पता कितने हजार बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं, कितने हजार फैकल्टीज हैं बनारस में, नासिक, नागपुर, पूना वगैरह में। अच्छा। तो उन सबको वो मैनेज करती है। तो वो बहुत एक आध्यात्मिक लेवल पे ऊपर पहुंचेगा तो सिखाती है, बताती है, पापा आपको ऐसे नहीं, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, करना चाहिए। वो मेरे जिंदगी को ओरिएंट करती है वो। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो सर जब आपकी पहली कमाई आई थी आपकी खुद की, और स्ट्रगल करने के बाद अचानक अच्छा पैसा आया, तो उस टाइम का जो इमोशन था आपका, वो उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे? इसमें कोई शक नहीं है। क्या हुआ कि भी मैंने जैसे कहा, हमारी पूरी साल की कमाई 40-50 हज़ार रुपये होती थी। इससे क्या होता है, आज की डेट में इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है। मेरी छोटी सी बहन थी, वो मेरे पिताजी को बोलती थी, पिताजी जब मेरी शादी होगी ना, तो अब मेरी शादी में एक कार और 1 लाख रुपए कैश देना। तो हम हंसते थे क्योंकि हमारे पास था ही नहीं। और मुझे खुशी और गर्व है कि उसकी शादी हमने करी तो दिल्ली ITC मोरा शेरटन के अंदर शादी करी। शानदार शादी, जहाँ 5-7 सौ लोग एडमिट था, 2000 लोग थे वहाँ पे गेस्ट। इसके अलावा उसको जो उसने कही थी वो उस क्लास की कार, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन वैसी कार उसको दी। तो मैं ये मान के चलता हूँ वो लड़की अपना भाग्य लेके आई थी, उसने अपने पूरे खानदान का लेवल बढ़ा दिया। मैंने नहीं बढ़ाया, हमारी औकात, हमारी हैसियत नहीं थी, उसकी किस्मत पर लिखा था। इसी प्रकार से आप मान के चलेगा कि मैंने बच्चों को इतना ग्राउंडेड रखा है, उनको समझा रखा है कि बेटा ये सब कुछ जो भी हमारा नहीं है, वी आर ओनली मैनेजर्स। मैं अपने एग्जिस्टेंस को भी समझने लग गया, जानने लग गया हूँ। मतलब आज मैं कोई भी काम करता हूँ दिलीप जी, इस भावना से नहीं करता कि मेरा है, मेरा करूँ तो ग्रीड आने लग जाएगा। हर चीज़ में ऐसा लगेगा मेरा मेरा मेरा। मैं ऐसा नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो भी है समाज ने दिया, समाज का है, समाज को देके जाना है, समाज का ही रहेगा। और अगर जो आप दिल से समाज की सेवा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिल रहा है। दवा से ज़्यादा दुआ काम करती हैं। तो अगर जो मुझे मिलेगा तो छप्पर फाड़ के ऊपर वाले देने को बैठा ना, कौन रोक रहा है? मैंने अपनी लिमिटेशन बनाने की जरूरत क्या है? तो मेरे दिल में एक ही बात है कि मैं अपने बच्चों को, चाहे मेरी फैमिली मेम्बर्स हो, सबको बहुत बहुत अमेजिंगली ग्राउंडेड रखता हूँ, और वो भी बहुत हम्बल है। और आज मेरे दोनों बच्चे, बल्कि मेरी बेटी भी बहुत टॉपर रही, गोल्ड मेडलिस्ट रही। फिर मेरा बड़ा बेटा जो है वो पहले देहरादून पढ़ता था, सिंगापुर चला गया। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता। जहाँ माँ सरस्वती होती है, माँ लक्ष्मी अपने आप आती है वहाँ पर। उसका छोटा बेटा था, बैंगलोर पढ़ता था, फिर अमेरिका चला गया, 8 साल वहाँ रहा, पढ़ाई वगैरह करके आके उसने बहुत सारा ऑपरेशन मैनेजमेंट सीखा। आज 4 प्लांट है हमारे, ये दोनों बच्चे सब संभालते हैं। मैं मेंटरिंग, गाइडेंस, नेटवर्किंग, इस प्रकार के कार्य करता हूँ। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ आपको, शिक्षा की बात आ रही थी कि भी मैं जैसे बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका दिलीप जी, लेकिन पता नहीं मुझे कैसे, मैं समझता माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। कुछ ऐसा हुआ कि मैं जब भी कुछ बोलता, समझाता लोगों को, तो उनको अच्छी लगती थी। तो मुझे किसी कॉलेज ने इनवाइट कर लिया कि जी आप लेक्चर देने आ जाओ। मैं भी शौक में चला गया।
उसके बाद तो जैसे कहने मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने पिछले 15 सालों में करीब करीब 10 लाख बच्चों को अरे कॉलेज के बीटेक एमबीए फार्मा स्टूडेंट को ट्रेन किया होगा, इंक्लूडिंग पीएचडी प्रोफेसर, डॉक्टर्स, फैकल्टीज। कल भी मैं एनआईटी कॉलेज ग्रेटर नोएडा में फैकल्टीज को ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। और मैं 1 दर्जन कॉलेज का प्रोफेसर हूँ जो मुझे उन्होंने डिग्री से नवाजा है। मैं कैसे बोल सकता हूँ मुझे प्रोफेसर डिग्री दे दो। जब उन्होंने रियलाइज किया कि दिस मैन, इसने तो पूरी यूनिवर्सिटी बना रखी है, अपनी लाइफ की यूनिवर्सिटी है, 50 साल से जो आदमी काम कर रहा है उसको क्या नहीं आता। सही बात है। आज मैं आपसे मिलने आया हूँ तो पानीपत में मैं गीता यूनिवर्सिटी के अंदर सेशन करके आया हूँ, जहाँ मेरा पूरा जैम पैक्ड हॉल था। 3 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन था, हाईली इंटरेक्टिव होता है। मैं उनको ओरिएंटेशन देता हूँ जिंदगी की, आपकी सच्चाई क्या है, आप कौन है, क्या है, आपको क्या करना चाहिए, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, सब बताता हूँ। और सबका सब दिलीप जी पूरे भारत में जाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे कभी किसी से जाने का, आने का, ठहरने का, फ्लाइट का, होटल का, इसका कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाय भी मत पिलाइए। अगर जो मैं आज आपके लिए कर रहा हूँ तो ये मेरा नहीं है, मुझे भी समाज ने दिया था, तो मैं अगर आपको दे रहा हूँ तो इसमें क्या बड़ी बात है। मुझे इस बात का ना तो कोई घमंड है और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। जैसे कहते हैं कई लोग पाने की खुशी होती है, एक वक्त ऐसा जब मुझे पाके खुशी होती थी, आज दे करके आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। क्या बात है। तो सर इसके पीछे की जो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है, इसके पीछे का राज क्या है? शायद मैं अपने ग्राउंड, अपने रूट्स को भूला नहीं हूँ। मैंने जो बचपन में स्ट्रगल देखी ना दिलीप जी, एक बार की बात बताता हूँ। मैं रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था, मेरी जेब में 1 रुपये का सिक्का था और रेस्टोरेंट में 2 रुपये प्लेट की इडली थी। तो बहुत देर तक सोचता रहा क्या करना चाहिए। मैंने सोचा एक काम करते, उसको बोलते 1 रुपये ले और 1 इडली दे देना। लेकिन वो बहुत बच्चे खड़े थे, मैं भी छोटा था, तो मुझे शर्म आई। मैंने कहा बच्चे देखेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे, क्या सोचेंगे क्या आपने। तो मैंने चुपचाप पानी का गिलास उठाया, पी लिया, चल दिया। मैंने कहा चल जाने दो यार, बिना खाए भी रह लेंगे। एक बार मैं मैंगलोर के बस स्टैंड पे, मैं बैंगलोर रहा हूँ 30 साल, मैंगलोर के बस स्टैंड पे मात्र 24 रुपये बचाने के लिए मैं बस स्टैंड पे वो जो उसका पत्थर का प्लेटफॉर्म होता है उस पर सो गया। सारे ठंड में सोता रहा। मैंने कहा यार चलो 24 रुपये बच जाएंगे ना, अपने कुछ ना कुछ तो पैसे बचत होगी, कहीं ना कुछ करेंगे। अब सोचिए क्या नहीं देखा होगा, कितनी बार गिरे हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आज आपको, मैंने अपनी लाइफ में जब आपसे बात कर रहा हूँ आज 65 ईयर्स के अंदर मैंने करीब 15 बिजनेस चेंज की और 22 घर बदले हैं। क्या बात है। और मैं साउथ इंडियन की सारी लैंग्वेज बोलता हूँ, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु फ्लॉलेसली। मलयालम थोड़ी बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मेरा केरला में ऑफिस था। और बाकी करीब 10 लैंग्वेज बोलता हूँ मैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणी, लाइक दैट पुट टुगेदर से भी। तो क्या आई लव ट्रैवलिंग, आई लव वर्किंग। और मेरे दिल में एक ही बात रहती है कि मैं मान के चलता हूँ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ज़िंदगी हसीन है। और ये बात को मैंने अपने गले लगा लिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है ना, वो मैं सोच रहा हूँ बुरा हुआ, प्रभु की इच्छा कुछ हो रहा है, उसका डिज़ाइन कुछ हो रहा है। वो चाह रहा है कि इसको ये देना है, मैं उसके लिए रो रहा हूँ जो मुझे चाहिए नहीं था। उसको पता है क्या देना है, इसलिए वो अपनी तरह इंतजार कर रहा है कि चल तू उसको लेने आ जा, मैं तेरे को देने को तैयार हूँ। आई हैव अंडरस्टूड दैट। और अपने एग्जिस्टेंस को समझने के बाद आज ना दिलीप जी मैं हर सांस पे जीता हूँ। जब सुबह निकलता हूँ, वाइफ को, बच्चों को, माता पिता को, भगवान को, माता पिता तो नहीं है, फोटो है, तो उनको नमस्ते कर करके और उनसे पूछ के परमिशन लेके आता हूँ मैं जा रहा हूँ, पता नहीं शायद वापस आऊँगा नहीं आऊँगा। फिर जब जाऊँगा अभी रात को वापस, जाते साथ ही फिर आप उसको नमस्कार करूँगा कि धन्यवाद मैं वापस आ गया। फिर अगले दिन ये शुरुआत करूँगा। मैं हर सांस पे जीता हूँ। बहुत बढ़िया सर। देश का कोई एक सम्मानीय पद अगर आपको देने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको अप्रोच करती है तो उसके लिए आप हाँ कहेंगे या ना? ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई दिलीप जी। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुझ जैसा इंसान जिसने ज़िंदगी में पता नहीं कितने थपेड़े खाए, आप कभी हमारे ऑफिस में आएंगे तो मेरे ऑफिस में ऐसा लगता है जैसे म्यूजियम में आ गए हूँ। 200 से ज़्यादा ट्रॉफीज, मेडल, साइटेशन, सर्टिफिकेट रखे हैं। ऐसा है कि एक साथ 4-4, 5-5 रखने पड़ रहे हैं क्योंकि रखने की जगह नहीं है। और मुझे गर्व है क्योंकि एक ही चीज़ को मैंने कमाया है, पाया है। हर एक लिए सेशन करके आता हूँ भारत में 100 दिन देश के नाम, कॉलेज के नाम, मेरे बच्चों के नाम। मैं हर साल अपने लाइफ के 100 डेज स्पेंड करने को तैयार हूँ। भारत में कोई मुझे कहीं बुलाना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरी सर्विस से ले सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और आप ये मान के चलिए दिल में एक ही सपना है, एक ही सपना लेके जी रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ सर्कुलरिटी के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी पे, प्लास्टिक को पर्यावरण से हटाने के लिए, तो आप ये मान के चलेगा इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल पीएम सर श्री नरेंद्र मोदी जी ने
दिल्ली डिक्लेरेशन में G20 में 2 पैराग्राफ डलवाए थे कि प्लास्टिक को सर्कुलर इकोनॉमी में सपोर्ट करना चाहिए, रेड कार्पेट वेलकम होना चाहिए। 170 कंट्री ने साइन किया उस पर। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, मेरे जीवन में एक ही सपना है आज मरने से पहले, कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। वो कहे सुशील, तूने जिस समय लोग सर्कुलर इकोनॉमी नहीं जानते थे, मैं CM भी नहीं था, 23 साल पहले तूने रिसाइकल प्लास्टिक से शुरुआत करी था, बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट किया, अब नई मुहिम कर रहा है, जा, तेरे को मेरा आशीर्वाद है। क्या बात है। तो सर, जैसे कि बहुत सारी प्लास्टिक की कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं कि बहुत सारे चेयर्स जो होती हैं प्लास्टिक की, वो क्रैक होती हैं और टूट जाती हैं सडनली, अचानक टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। तो वो किस तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे दिलीप जी। क्या है, सोसाइटी में हर तबके के लोग होते हैं। एक तो टॉप क्लास ब्रांड्स होते हैं, एक मिडिल ऑर्डर कंपनीज होती है, एक बहुत ही सस्ती घटिया होती है। चाहे कुकर बनाने वाला हो, बर्तन बनाने वाला हो, फर्नीचर बनाने वाला हो। ऐसे फर्नीचर भी हैं जो लोग साइकिलों पे बेचते हैं, 100 सवा सौ रुपए की चेयर, उस पर दम ही नहीं भाई। 125 रुपए की चेयर ही कामयाब होती तो हम अपनी फैक्ट्री बंद ना कर देते। तो क्या लोगों को शायद नासमझी है, या फिर हो सकता है कि वो लालच में कि भी तो सस्ता मिल रहा है तो ले लेते हैं। अदरवाइज आज के डेट में क्या है, जो क्वालिटी है वही अपनी पाँव जमा पाती है, जमा पाएगी, बाकी सस्ता नहीं जमा पाएगा। हट चुका है लोगों के दिमाग से। और भारत के अंदर जो बड़ी टॉप टच कंपनियां थी, जिनका जेनेरिक ब्रांड है, जिनका नाम है ऑफ कोर्स मैं ले भी सकता हूं, बट क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी कंपनी नील कमल, सुप्रीम सेलो ऐसी कंपनी आती है, तो लेटर से उन्होंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी, उसको बेंचमार्क सेट करे, मानक सेट करे, उसको बहुत बड़ा आयाम दिया, उसको लोगों तक पहुंचाया। हमने उसको कहते ना कि उसके अंदर बस कहते ना रॉकेट बना दिया उस काम को। क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने 40% रीजनेबल प्राइस दे करके हमने समाज के देश की सेवा करी, जहां लोगों ने पैसा भी कमाया। और हम प्रोडक्ट इतने शानदार देते हैं दिलीप जी कि मेरे प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 1 साल की गारंटी पे तो 100% आते, 30 साल की गारंटी बहुत सारे प्रोडक्ट है बिना एक पैसा बढ़ाए हुए, और 100% मनी बैक गारंटी देने की हिम्मत रखता हूँ आज पूरे देश को। कभी भी कोई प्रोडक्ट लेता है तो चिंता ना करें, आपको एवरेज से कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ हो, मैं जिंदा हूँ, मैं आपका कर्जदार हूँ। सुपर सर। तो सर, जैसे हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो उसमें रिसाइकिल करते टाइम पे जो प्रोसेस होता है, क्या उसमें कुछ ऐसी जहरीली गैसेस भी निकलती हैं जो कि वातावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने दिलीप जी, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ना एक भ्रांति है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग पता नहीं क्या कर देंगे कुछ नहीं होता। हम आप सोच के चलिए, आपने मिल्क पाउचेस दिया, आपने अपने पास आलू पटाटो के बैग्स वगैरह दिए, या सारी शर्ट का कवर दिए, या फिर इसी प्रकार से आपने सीमेंट के बैग दिए। इमेजिन को सीमेंट बैग की बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। सीमेंट के बैग में सीमेंट थी, आपने यूज की, उसके बैग को फेंक दिया। कभी पूछा आज तक किसी ने ये सीमेंट के बैग का करते क्या भाई, ये मिल्क पाउच का करते क्यों? कभी नहीं कोई पूछता। यूज सब करते हैं, दुनिया करती है, सिंपैथी सबको है, प्लास्टिक को पर्यावरण से हटा दो, हर आदमी डायलॉग मारता है, लेकिन ये नहीं पूछा कभी भी इसका करते क्या है। हम करते हैं, हम क्या करते हैं, सीमेंट के, सॉल्ट के, शुगर के, पुट्टी के, बिल्ला वाइट पुट्टी के बैग्स सभी जो कंटामिनेटेड है, जिसको कोई यूज नहीं करता दिलीप जी, वो किसी काम नहीं आता, उसको लोग जला देते हैं ब्रिक किल्न के अंदर, या फिर लेटर से कहीं ना कहीं डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं। हम उसको ला करके अपने पास उसको वॉशिंग करने का हाईटेक फॉर्मूला है मेरे पास इस प्रकार की मशीन है जो भारत में आज तक कभी किसी पास नहीं आई। बहुत ही डिफरेंट लेवल की मशीन है, बहुत ही हाईटेक मशीन। इंडिया में नहीं बनती अनफॉर्चुनेटली, बाहर से मंगाना पड़ा मुझे, वहाँ से मंगा करके मैंने वो मशीन लगा रखी है। मेरे पास हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं। हम जहाँ लेट से आज बड़ी बड़ी रिफाइनरी जो है वो क्रूड से दाना बनाती हैं, यहाँ तक सीमित है। मैं प्लास्टिक त्रैश से दाना बनाता हूँ, फिर वापस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो वी डू डबल वर्क, और उसको करके डेमोन्स्ट्रेट करके एबिलिटी भी शो कर रहा हूँ। यानी कि हमारे पास तो डिफरेंट लेवल का काम है। हम उन सारे प्रोडक्ट को जिसको आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, यू विल बी, आप हैरान हो जाएंगे कि हम उसको नया रूप दे करके। और सबसे बड़ी बात, अगर जो आपने बोला सर मेरा बम्पर डैशबोर्ड हेडलाइट ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, आई सजेस्ट एंड आई एश्योर यू, आप एक काम कीजिए, जो प्रोडक्ट आप लेते थे वो और मैं अपना प्रोडक्ट बना के दूंगा, दोनों को रख देते हैं, आपको नहीं पता किसका क्या है, और आप जो टेस्ट करना कर लीजिएगा, फिर बाद में बताएंगे कि मेरा माल कौन सा है इसमें। क्या बात है सर। प्लास्टिक को किस तरह से सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, वो सारी जिम्मेदारी आपने उठाई है और देश के हित में काम कर रहे हैं आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। और शिखा और नकुल, आपके भी कुछ सवाल हैं तो एज एन ऑडियंस आप सर से पूछ सकते हैं। सर मतलब इस एज में भी इतनी एनर्जी और इतना एंथुजियाज्म
मतलब हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू शिखा। पता क्या है, मैंने शिखा अपनी लाइफ का ना रिटायरमेंट डेट और टाइम फिक्स कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है। पता क्या है, जिस समय मैं आखिरी सांस लूँगा दैट इज़ रिटायरमेंट डे। अगर जो मुझे प्रभु ने कुछ काम करने के लिए भेजा है, आई हैव नो बिजनेस टू से आई एम रिटायरिंग। आई हैव नो बिजनेस टू से दैट एंड आई स्वेयर, बुढ़ापे में आकर के ना शिखा, अगर जो हम अपने आप को मेंटली फिजिकली एक्टिव नहीं रखते हैं तो बिलीव मी स्पिरिचुअली इमोशनली फिजिकली बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, समाज डिस्कार्ड कर देगा। आज मैं इतने सारे कॉलेज के बच्चों से मिलता हूँ एंड जो 25 साल के यूथ में एनर्जी होनी चाहिए, मैं उसी एनर्जी के साथ उनसे बात करता हूँ तो वो भी एग्जैक्टली यही सवाल पूछते हैं कि एनर्जी का राज क्या है। पता क्या है, जो पाया है ना तो मन में भावना है, कल है नहीं, पता नहीं। आई लिव माई एवरी लाइफ और एवरी ब्रेथ। मुझे नहीं पता कल है नहीं, तो अपना बेस्ट दे डालो। वो बेस्ट दे डालने के चक्कर में बस मेरे मन में एक ही बात रहती है, सुबह हर रोज़ सुबह उठते साथ ही शिखा मैं एनर्जी का उठता हूँ और लगता है कि बस पता नहीं आज क्या कर देना, लंबा चौड़ा एजेंडा बनाता हूँ एक बार बैठ के और उसका दिन रात सुबह शाम काम करता रहता हूँ। मेरा एजेंडा कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो जब जीने की तमन्ना होती है, और मैंने बार बार कहा है ज़िंदगी हसीन है, तो आप क्या करते हैं, आप देने की भावना रखते हैं और आपके मन में आता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ पा लिया, मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई। लेकिन समाज की, सृष्टि की, प्रकृति की अगर जो आप इज्जत कर सकते हैं, ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, एक इकल्ला इंसान ने 75 साल की एज में लोगों को याद करवा दिया कि जवानी किसको कहते हैं। ये है उनका आलम। पूरे हिंदुस्तान 140 करोड़ का आवाम नहीं, पूरे विश्व को उन्होंने झुका के अपने सामने कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है उनसे और कुछ पाने की जरूरत है, जो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। नकुल सर, आपने गरीबी की बात बताई, गरीबी का अभिशाप है, गरीबी मतलब एक गाली है। तो जैसे एक कोटेशन है, कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते पर बिना पैसे कुछ नहीं खरीद सकते। करेक्ट। तो इस बात को आप कैसे कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। पैसे के बिना कहते हैं खाली पेट भजन नहीं होता। जी। अगर जो कोई सोचे कि पैसे के बिना मेरी इज्जत बन जाएगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे मेरे को आज मैं पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, आप सोच के देखिए, अगर जो मैं गरीब होता, रिक्शा से उतर के आता, रिक्शा चलाते चलाते उतर के आता और बोलता सर पॉडकास्ट में आएगा, कौन तो मेरी सुनने जा रहा है और क्यों आप मुझे मौका देते, है ना। अमीर की सब कुछ सुनते हैं और अमीर की बात का महत्व भी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बिल्कुल सही बात करी होगी। तो मैं समझता हूँ कि जीवन में पैसा आपकी ज़रूरत है। मैं खुद पैसे के लिए मेहनत नहीं करता, मैं पैसे के लिए मेहनत नहीं करता, मेहनत करता हूँ, पैसा आता है, ऐसे गिरता है पैसा। तो पहले अपने गोल को समझे, मेहनत कीजिए, पैसे के लिए मेहनत मत कीजिए, मेहनत कीजिए, पैसा अपना कर, जैसे बाय प्रोडक्ट ऑफ योर मेहनत। सिंपल। लोग गलती क्या करते हैं, पैसा कमाना कमाना कमाना, भूख है, जुनून है, समझ में आता, पीस माइंड खराब हो गया, डिप्रेशन में आ गए, तरस रहे हैं, क्या करे क्या करे क्या करे। अरे भाई, जो कर रहे हो उसको बहुत फोकस के साथ में ध्यान से साथ करिएगा, इज्जत ईमान साथ कीजिए, इबादत के साथ कीजिए, पूजा समझ के कीजिएगा। मैं बार बार बैठ के भगवान की पूजा ज़्यादा ना भी करूँ, लेकिन मैं जब हर रोज़ अपने ऑफिस में जाता हूँ तो जा करके सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ, अंदर घुसटता हूँ तो कहते हैं दरवाजे पे ऐसे करके अपने माथे पे लगाता हूँ, क्योंकि मेरी माँ वही है जो माँ ने पैदा किया, वो चली गई। एक माँ है जो मुझे नहीं, मेरे खानदान को, मेरे वंश को और पता नहीं कितने लोगों को रोजी रोटी दे रही है, मेरा काम, मेरा कर्म। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म तो कर, फल की चिंता मत कर। तो मैं आज ये मान के चलता हूँ कि पैसा जरूरी है, बिना पैसे की आपकी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ओके। लेकिन पैसा ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, उसको भूत बना लिया जाए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज मेरे पास पैसा कितना क्या है, इट डजेंट मैटर एट ऑल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने जैसे कहा, मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत हम्बलनेस के साथ में जब मेरी फैक्ट्री में मैं जाता हूँ, मेरे से सिक्योरिटी गार्ड हो, स्वीपर हो, कोई भी ऐसा नमस्ते करते हैं, नमस्ते सर, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, नमस्कार। क्यों, पता है जो कर रहे हैं मेरी औकात नहीं है, वो काम मैं नहीं कर सकता, मेरा गंदगी का काम वो कर रहे हैं, वो मेरे से बड़े हैं, मेरे से कहते हैं पूजनीय है, उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह बहुत बड़ी है। आई हैव नो बिजनेस टू से वो छोटे, आई एम सॉरी, छोटा तो मैं हूँ, क्योंकि मैं उनसे काम करवा रहा हूँ। पैसे से कोई इंसान बड़ा छोटा नहीं होता है, विचारों से होता है। तो सर, एक चलते चलते एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ, आपके जो पर्सनल मिशन है वो क्या है लाइफ के? मैंने जैसे कहा, एक तो मेरे जीवन का हर रोम रोम मेरे देश के प्रति कमिटेड है। मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, जीऊँगा तो देश के लिए, मरूंगा तो देश के लिए, और अगर जो अगला जन्म है तो भारत में ही लूँगा। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट क्या है,
मैंने बहुत सालों पहले इस बात को महसूस कर लिया दिलीप जी कि आप अन्न का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, शिक्षा दान, कन्यादान, गोदान, पता नहीं कितने कितने दान करते हैं, ये सोच के कि हमारे को दान करने से हमारे को पुण्य मिलेगा और उसका फल मिलेगा, हमको मन की शांति मिलती है। आई एब्सोल्युटली एग्री। लेकिन अंग का दान कोई नहीं करता, जबकि जो माँ ने दिया आपको, समझ लो प्रकृति ने दिया, समाज ने दिया, पैसा आया दिया आपने, क्या बड़ी बात है, वो तो कोई भी कर देगा। आज जैन समाज के अंदर लोग रिलिंक्विश करके चुपचाप चले जाता है, लंगोटी पहन के बेचारे जिंदगी जी लेते करते हैं ना हमारी आंखों के सामने। लेकिन जो माँ ने दिया, प्रकृति ने दिया, अंग दान कोई नहीं करता। ये मेरा डोनर कार्ड है, 25 साल से लेके घूम रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में अपनी वाइफ को, बच्चों को बार बार कई बार समझाया। मैंने कहा लिसन, कभी मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मेरी बॉडी से 36 ऑर्गन्स रिट्रीव हो सकते हैं, जितने अच्छे हो वो निकाल लेना, और जो बाकी बॉडी बची हुई है वो मेडिकल स्टूडेंट को देना, उनको सीखने के लिए जरूरत पड़ती है। क्या बात कुछ है। बच जाए तो गंगा जी में बहा देना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अरे सर, ये तो कोई नहीं करता। मतलब कि मरने के बाद की जो हम सोच ही नहीं सकते कि अपनी बॉडी के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, और आपने पूरा अपना दान दे दिया। एब्सोल्युटली, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। मैं कहता हूँ यार, माता ने दिया, माँ ने दिया, जो प्रकृति ने दिया, सृष्टि ने दिया, आप अगर जो जाने के बाद में भी ना दे सकूँ तो लानत है ऐसी ज़िंदगी जीने पर। जीने के लिए अपने लिए तो जानवर भी जीता है, हम तो मनुष्य हैं। कितने लोग तरस रहे आज हॉस्पिटलों के, उनकी क्या गलती? कल ऐसा ना हो कि कल मुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो मैं कितना तरसूंगा। उस बात की भावना अगर जो रखेंगे तो आज के बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने पिछले 25 सालों में दिलीप जी, मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने प्लेज करवाया ऑर्गन डोनेशन के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है NOTTO, नोटो, जिस पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप रजिस्ट्रेशन करके आपके मन को एक शांति महसूस होगी, मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया। और मैं चाहता हूँ भारत का हर इंसान इस बात के लिए एडवोकेसी करे कि ऑर्गन डोनेशन करना है। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी लाइफ की, वो भी कब? जाने के बाद किसी और में जी सके, इससे बड़ा वरदान मिल सकता है क्या? सही बात है, वो लेना चाहिए। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी, मैं जैसे इतना सब लोग एक उम्र में प्रवास कर चुका हूँ, मैंने देखा हमारी लाइफ में मर्द भी हैं, स्त्री भी हैं, लेकिन एक वर्ग को हम भूल गए, ट्रांसजेंडर्स, किन्नर समाज। जी। आप सोचिए, कोई किन्नर जो पैदा होता है, क्या अपनी मर्जी से कोई पैदा होता है क्या? माता पिता प्लानिंग करते हैं कि किन्नर पैदा करना? नो, ये प्रकृति का खेल है, कुदरत की बात है। लेकिन आज उनको डिग्निटी ऑफ लेबर, उनको रिकॉग्निशन कहीं नहीं मिलता। आप किसी 5 स्टार होटल में, किसी फ्लाइट में, किसी थिएटर में, किसी शॉपिंग मॉल में कभी उनको नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? क्या उनका जीवन नहीं है? तो मेरा एक प्रण है मन के अंदर, अगर जो मुझे किन्नर समाज मौका देता है तो मैं उन लोगों के लिए एक्सक्लूसिव फैक्ट्री लगाऊंगा जो उन्हीं से ऑपरेटेड हो, उन्हीं से साइंड हो, उन्हीं की मालिकाना हक हो। किसी की हिम्मत औकात नहीं होनी आपको इंटरफेयर करके डिस्टर्ब करने वाली, और आपको कमाई कराने का शौक का ठेका जिम्मा मेरा है। लॉस होगा मेरा, प्रॉफिट सारा आपका, सिर्फ आप जुड़ जाइएगा, अपनी जिंदगी को डिग्निफाइड लाइफ दीजिएगा। मैं पूरे भारत में इसका मूवमेंट चलाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। ये सब मतलब कि लोग, उनके पास यही सवाल होता है कि हमें काम कौन देगा। अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि आपको काम कौन देगा, तो सर आपके सामने है, और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। आप किन्नर समाज से हैं, ट्रांसजेंडर या फिर LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं, अगर आपको काम करना है तो आप बिल्कुल जुड़िए। सर, एक संदेश जो आजकल के नवयुवा हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है, स्टार्टअप्स उन्होंने स्टार्ट किया है लेकिन वो सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको एक छोटा मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? सिंगल पॉइंट, जी, एक ही मैसेज दूंगा। जी। ये कहते ना, गुरु मंत्र में कितने भी दे दूं, कुछ से फर्क नहीं पड़ता। एक ही पॉइंट, जिंदगी में आपको कभी भी कुछ भी जो भी पाना हो, सिर्फ 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 फोकस फोकस फोकस। जो भी आप कर रहे हैं, रस्सी भी घिस घिस के अपनी जगह बना लेती है। जो आप कर रहे हैं उसमें परफेक्शन करते चले जाएगा। आप सोच के देखिए दिलीप जी, एक मैराथन के अंदर जब 10,000 लोग दौड़ रहे हैं, आपको सुन के बड़ा दुख भी होगा, हैरानी भी होगी कि उसमें से 99% लोगों को ये विश्वास है कि हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो बीच में रुक जाते हैं, हट जाते हैं। उफ, कितने दुर्भाग्य की बात है। उनको यह पता होना चाहिए था कि 10,000 लोग जब दौड़ रहे थे, लास्ट में वहां 25 ही पहुंचने वाले थे। आप 10,000 से नहीं लड़ रहे थे, आप सिर्फ 25 से लड़ रहे थे। आपने अपने आप को हिम्मत से हरा दिया ना जी, मैं तो हार गया जी, मैं तो चल ही नहीं सकता जी। वो 25 जितनी हिम्मत करके गए, आप भी करें तो 26 में आप ही का नंबर होता। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए, इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए, इतनी मोटिवेशन के लिए, इतनी
ईमानदारी से सब कुछ सामने रखने के लिए, और बहुत अच्छे आप हैं, बहुत दिल के बहुत नेक इंसान हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। और जो पॉडकास्ट देखने वाले लोग हैं वो प्लीज़ जहाँ भी है पॉडकास्ट को देखें और एवरो इंडिया से जुड़े, पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि आप जैसे और नवयुवा जुड़े और काम करें साथ में। थैंक यू दिलीप जी, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आपने इस लायक समझा, मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया, मैंने अपनी बात कही और शायद मैंने जो आज आपसे बातें की, मैं आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहूँ दिलीप जी, आई एम लोनली एट द टॉप। मैं जब सबसे ऊपर चला गया ना, 12,000 नंबर है मेरे मोबाइल पे, जब रोने का दिल करता है तो ये नहीं समझता कि किससे बात करनी चाहिए, कोई नहीं अपना, हम इकल्ले हैं, लोनली एट द टॉप। तो मुझे भी कहीं ना कहीं चाहिए अपने मन का गुबार, अपने मन की कुछ बातें कहने का, और वो भी क्या होता है ना, एक पल के लिए अपने कमरे में बोल के रो लूँ, कह लो, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आज अगर जो आपके माध्यम से मैं समाज तक पहुँच रहा हूँ तो ये व्यथा मेरी नहीं इकल्ले की, सबकी है। तो मैं उनका शेयर करके कहना चाहता हूँ, चिंता ना करो, ज़िंदगी हसीन है, जीने की कोशिश तो करो, हर पल जियो, ज़िंदगी जीनी है, ऐसा ना हो ज़िंदगी आपको जी जाए। लिव लाइफ फुल्ली। क्या बात है, सुपर, थैंक यू सर।